वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुरान पाक की तिलावत करने की सादत जिसे मिले और खुशहाली भी हो तो क्या बात है। लहने दाऊदी मशहूर था और हमारे यहाँ भी बड़े खूबसूरत ऐसे कारी हैं जो कि जब कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो एक एक लफ्ज़ दिल में उतरता है। यहाँ ये बात एक सरप्राइज़ मुझे पहले जब मैं पाकिस्तान में था तब भी मुझे पता चला, क्योंकि एक और जगह पे जब हम मिले जलाल ने तो वहाँ बड़ी खूबसूरत तिलावत की, तो मुझे अभी दोबारा से रिमाइंड कराया गया कि जलाल जो है वो बहुत अच्छी तिलावत करते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत क्या है, मैं तो सुन चुका हूँ। और वाकई इतनी खूबसूरत इनकी माशाल्लाह आवाज़ है कि जब आप सुनेंगे तो आपके दिल में वो कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ जो है वो उतरता हुआ महसूस होगा। जलाल, कुरान पाक की तिलावत हो जाए। रमजान। Of course. अच्छा, आपको पता है ना कि हम रमज़ान के महीने में, बल्कि रमज़ान के महीने में तो सबसे ज़्यादा यानी लैलतुल क़द्र की रात यानी सबसे ज़्यादा खुसूसियात की हामिल है और सवाब भी इसका सबसे ज़्यादा है। तो मैं लैलतुल क़द्र के हवाले से सूरतुल क़द्र की तिलावत करना पसंद करूँगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الفاتحة. जलाल, क्या ख्वाहिश है ऐसी कि आपको लगे कि अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई? ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं कि इंसान के साथ साथ ही वो रहती हैं, और इंसान एक ऐसा दिल रखता है कि वो हर वक्त किसी ना किसी चीज़ की तलब में होता है। अल्लाह जब उसको किसी चीज़ से नवाजता है तो फिर उसकी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, फिर वो कुछ और तलब करता है, फिर वो मिल जाता है तो फिर उससे आगे। तो ये ख्वाहिशों का जो सिलसिला है ये कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसी कौन सी ख्वाहिश है कि आपको लगे कि आप अभी तक वो आपकी पूरी नहीं हुई? सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत लकी इंसान समझता हूँ और इसीलिए अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने मुझे अच्छी सेहत से नवाजा है और अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया बगैर किसी माजूरी के। और उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो है अकल जो अल्लाह ने दी है। अल्लाह ताला ने जो ये अकल दी है ना, यही वाहिद चीज़ है जो इंसानों को जानवरों से मुख्तलिफ करती है। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा एक और अहम बात है और वो ये है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों पर अपनी ख़ास रहमत की है अपने नबी को भेजकर, और हम सबको उसका उम्मती बनाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यकीनन ये चीज़ हम सब के लिए बाइस शर्फ है। और अल्लाह का एक और बहुत बड़ा एहसान है कि मेरे वालिदैन हयात हैं और इसके अलावा मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरे बहन भाई, मेरी बेटी, मेरी बीवी, ये सब लोग, मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, ये सब अल्लाह की रहमत है। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन हूँ। और यकीन करें, अगर आपको अपना लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए तो ज़िंदगी और अच्छी हो जाती है। और हाँ, आखिरत की तैयारी में भी लाइफ पार्टनर का रोल सबसे बड़ा होता है। ये सब अल्लाह ताला की रहमतें हैं हमारे ऊपर, और इन चीज़ों का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि हम इस लायक नहीं हैं जितना अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। और अब आप ये भी देख लें कि ये भी एक नेमत ही है कि मैं एक पाकिस्तानी भाई के साथ बैठकर यहाँ प्रोग्राम कर रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर कर रहा हूँ और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ अता की है हमें, और यकीन करें हमें बेपनाह शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का इन सारी नेमतों के लिए। और जब भी मैं ये सब सोचता हूँ तो
मैं अल्लाह ताला से सिर्फ एक ही ख्वाहिश का इजहार करता हूँ, और वो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और बेशक एक ना एक दिन हम सबको मरना है, तो इसी हवाले से मैं सोचता हूँ मतलब कि मैं अल्लाह ताला की राह में अपना जिस्म कुर्बान कर दूँ, और वो ऐसे कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे शहादत नसीब हो। बस एक यही ख्वाहिश है मेरी कि शहादत की मौत मिले मुझे। तो इसी वजह से मैं जब भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ तो मैं बस यही मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब करे। और देखें, उस दुआ के पीछे एक वजह भी है मेरे पास, और वो वजह यह है कि जो शहीद की रूह है वो जब अल्लाह ताला के पास जाती है तो उसकी एक अलग ही बात होती है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि बात सिर्फ इतनी सी है कि मरना तो हम सबको है ना एक दिन, तो क्यों ना हम शहीद होकर मरें और शहादत का रुतबा पाएं। लेकिन ये नसीब वालों को मिलती है, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी शहीद हो जाऊं बस। ये बहुत बड़ी बात है वाकई। ज़िंदगी में अगर हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करें और अपनी नेमतों का शुमार करना शुरू करें तो हमारा सर सजदे से ना उठे। अल्लाह ने हमें इतना कुछ नवाजा है, इज़्ज़त, मोहब्बत, प्यार, फिर बेटी जैसी नेमत जिसके पास हो उसको और क्या चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेटी हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, और कहते हैं कि बेटी की आमद से जन्नत के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। तो क्या बात है कि बेटी जब घर में आती है तो रहमत और बरकतों के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। और उसके बाद ये कि आपका फैमिली स्ट्रक्चर आपकी, और सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि क़नाअत और सुकून क़ल्ब, इत्मीनान क़ल्ब और शुक्र की नेमत। अल्लाह का जो भी अल्लाह आपको जिस भी हालत में रखे, अगर आपको शुक्र की नेमत से उसने नवाजा है तो आप यकीन करें कि फिर ज़िंदगी जितनी खूबसूरत है उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसका कोई मुवाजना नहीं है। हज किया आपने? हज की सादत हासिल हुई? अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि 5 साल पहले मैं रमज़ान के महीने में उम्रे के लिए गया, और फिर उसी के 6 महीने बाद मैं दोबारा उम्रे के लिए गया। तो यानी अभी तक मैं 2 दफ़ा उम्रा कर चुका हूँ। और फिर उसके बाद मैंने अपने वाइफ के साथ नियत की हज पे जाने की, लेकिन कोरोना वायरस आ गया, फिर क्या करते। तो यानी अभी तक 2 उम्रे किए हैं बस। लेकिन इंशाल्लाह जल्द ये हज की शहादत नसीब होगी। मेरा ख्याल में हमने साथ चलना चाहिए। इंशाल्लाह एक साथ जाएं इंशाल्लाह, बिल्कुल। और बड़ी इससे अच्छी और क्या बात होगी, और जल्द से जल्द कोरोना से हमारी जान छूटे, और फिर उसके बाद हम सब मुसलमान दोबारा हज बैतुल्लाह करें और बैतुल्लाह की ज़ियारत करें। जलाल, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में एक चीज़ है जिसको कहते हैं पकौड़ा जिसकी मैंने अभी यहाँ जिक्र किया कि वो एक ऐसा एलिमेंट है, एक लाल शरबत और एक पकौड़े, जिसके बगैर रमज़ान का तसव्वुर मुश्किल है। तो जब हम दस्तरखान की बात करते हैं, इफ्तार की बात करते हैं, तो हमारे जहन में आते हैं जी पकौड़े। अब हर रीजन टू रीजन बड़ा डाइवर्सिफाइड है इफ्तार का जो कल्चर है, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा। हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में ये कुछ ऐसी रिवायती चीज़ें हैं जो हमारे इफ्तार को इफ्तार बनाती हैं। मैं पूछूंगा यहाँ ऐसी क्या चीज़ है जिसके बगैर इफ्तार इनकम्प्लीट है? दरअसल टर्की का फूड कल्चर भी बहुत ज़बरदस्त है, और यहाँ की जो फेमस डिश है रमज़ान की वो पीडे है। ये एक तंदूर में स्पेशल तिल लगाकर, जैसे पाकिस्तान में नान तैयार किया जाता है तिल लगाकर, लेकिन ये सिर्फ रमज़ान में अवेलेबल होता है, ये पूरा साल नहीं मिलता आपको कहीं भी। और स्पेशली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर मुल्क का एक अपना फूड कल्चर होता है, और वही उस मुल्क की अपनी एक आइडेंटिटी बन जाता है। और जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ रमज़ान में स्पेशली पीडे बनाए जाते हैं, और जब तंदूर से गरम गरम निकलते हैं ना तो उसे खाने का मज़ा ही अलग होता है। और मैंने आपके सामने अभी नाम लिया तो मुझे भूख लगना शुरू हो गई है क्योंकि ये होते ही इतने मज़ेदार हैं। और इसी तरह एक अंडे के साथ भी बनाया जाता है इसको, और उसका भी अपना मज़ा होता है। और मैं तो वैसे ही खाने का बहुत शौकीन हूँ। और हाँ, अगर मेरा कभी पाकिस्तान आना हुआ ना तो आपने जो भी डिश अभी बताई थी जिसका नाम लिया था, मैं वो ज़रूर खाऊंगा आपके साथ। अभी से बता रहा हूँ मैं आपको। और हाँ, बिरयानी खाने का बहुत शौक है मुझे पाकिस्तान आकर, क्योंकि मैंने बहुत सुना है बिरयानी। और आप वो खा के जाएंगे और उसके बाद आप अगर 10 दिन खा लिया आपने तो 4 किलो तो वजन आपका बड़ा ही बड़ा, सारी फिटनेस गई है एक तरफ। क्योंकि अच्छा, एक तो डीप फ्राइड होते हैं हमारे खाने बहुत ज़्यादा, फिर उनमें मसाला ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो तेल का एलिमेंट होता है, लेकिन उस वक्त हम सब भूल जाते हैं। और वो एक हौका होता है ना कि इफ्तार से पहले कि हमने खाना ही खाना है, सब एक चीज़ें लाख सोचेंगे इस रमज़ान में वज़न कम करना है, लेकिन इतनी वो पकौड़े तो मुझे इतने कोई पसंद है। और एक चीज़ हमारी फेवनियाँ होती हैं जो कि इफ्तारियों में सहरी पे होती है,
वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतनी डीप फ्राइड होती है कि बस आप इतना सा खा लें तो आप मतलब 4 दिन के लिए तो आपका फ्यूल बॉडी में तैयार है, लेकिन हम फिर अगली सहरी पे खा रहे होते हैं तो वजन बढ़ता ही बढ़ता है। जलाल, पाकिस्तान कैसा लगा? सच सच बताना। आपने इस्लामाबाद देखा, कराची देखा, लाहौर देखा, सच लोग तो अच्छे हैं ही, मतलब लोग तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। लोगों को ये बताएं कि पाकिस्तान देखने में कैसा है, जिन लोगों ने पाकिस्तान नहीं देखा तुर्की में, और आप जरा अपने फैंस को अपनी नजर से बताएंगे पाकिस्तान की क्या खास बात आपको लगी। इस्लामाबाद कैसा लगा, मेरा शहर कैसा लगा? पाकिस्तान जानता हूं मैं, जानते हैं हकीकत यह है कि अपने सामने एक दुनिया का नक्शा रखें। लेफ्ट साइड पर टर्की है और राइट साइड पर पाकिस्तान है और बीच में 4-5 मुल्क हैं। और तो एक जंजीर लें और उसे तुर्की से फेंकें पाकिस्तान, और उस फिर जंजीर से खींचे पाकिस्तान को तुर्की में, ताकि दोनों मुल्क एक साथ मिल जाएं। मैं तो सीरियसली ऐसा ही चाहता हूं, क्योंकि दोनों मुल्क एक दूसरे के इतने करीब हैं, कल्चरली, रिलीजियसली और हर तरह से। और हम लोग आपस में कितना मिलते जुलते रहते हैं, हमारा इतना पुराना ताल्लुक है, हमारी इतनी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि वहां पर बाबर गौरी थे और गाजी, और इसी तरह पुराने जितने बुजुर्ग थे सारे रहे हैं वहां पर, ये सब एक साथ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह हमारे कल्चर के साथ साथ बहुत सारी और चीजें ऐसी हैं जो कि सिमिलर हैं हम लोगों की। जैसे कि लैंग्वेज में बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स हैं हमारे, जैसे कि खानम है, इसी तरह और वर्ड्स हैं, और यही तो ब्रदरहुड होता है। और इसी तरह तुर्की में जब भी कोई मुश्किल आई है तो पाकिस्तान ने आगे बढ़कर मदद की है हम लोगों की हमेशा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जब कोई परेशानी होती है तो हमारी भी यही ख्वाहिश होती है कि हम भी भरपूर मदद करें अपने पाकिस्तानी भाइयों की और बढ़ चढ़ कर साथ दें उनका। और जब आप पाकिस्तान जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है प्यार देखकर लोगों का, और इसी तरह जब आप तुर्की में आते हैं तो आपको पाकिस्तानी होने पर जो प्यार मिलता है यहाँ पर, उसी से पता चल जाता है कि हम आपस में कितने करीब हैं। जो शाह फैसल मॉस्क है इस्लामाबाद में, कराची भी बहुत खूबसूरत वो है। भी वहदत दिलो के जो एक टर्किश आर्किटेक्ट थे, क्योंकि मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ और मेरा आर्किटेक्चर से ताल्लुक है, तो मुझे पता है कि क्योंकि मेरे फादर जो थे उसके सिविल इंजीनियर थे, उस पर डेप्यूट हुए थे, तो वो मेरे पापा ने बनवाई है। अच्छा, सुपरवाइज किया। तो वो बताते थे कि टर्किश आर्किटेक्ट हैं, और ये जो एक मेट्रो जो चल रही होती है, ये वाला जो मेट्रो का जो निज़ाम है, ये भी टर्की को देख के हम लोगों ने अडेप्ट किया। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी नज़र आएंगी, और मुझे इस्तांबुल आके भी इसीलिए अच्छा लगता है कि इसकी हवाओं में कुछ इस्लामाबाद जैसी खुशबू है, तो बड़ी अपनायत का एहसास होता है। और यकीनन ये जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं ये तो अपनी जगह, लेकिन दिलों के रिश्ते करीब होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और तुर्की के दिलों के रिश्ते जो हैं वो इतने मजबूत हैं कि मैं जब भी पाकिस्तान से कहीं भी मैंने बाहर ट्रैवल किया, जितनी इज्जत और जितना प्यार मुझे तुर्की में मिलता है, इतना दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और इसी तरह मुझे लगता है कि तुर्की के लोग जब भी पाकिस्तान आते हैं तो उनको भी बिल्कुल ऐसा ही एहसास होता होगा जैसे वो अपने ही घर में आए हैं और अपनी बहन भाइयों से आके मिल रहे हैं। जलाल, पाकिस्तान की बात हो रही है, तो पाकिस्तान के लिए कोई कौमी नगमा जो हम मिलके गाते हैं, दिल दिल पाकिस्तान, वो हो जाए? श्योर, व्हाई नॉट। चलें तो फिर हो जाए। पाकिस्तान से दूर पाकिस्तान की याद, ऐसी ज़मीं और आसमां, ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, इनके सिवा जाने कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, बढ़ती है ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान तुर्की, ये तुर्की। अब पक्का हो गया ये गाना हम दोनों को। जलाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और बहुत शुक्रिया आपसे इतनी सारी बातें करने के लिए। जब शो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी मैं और जलाल घंटों बातें करते रहेंगे, इसलिए कि जलाल मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, और मैं इंतज़ार करता हूँ कि ये पाकिस्तान आए, और ये भी इंतज़ार करते हैं कि मैं कब तुर्की में आऊँगा। ये सिलसिला हमारा बराने रहमत का चलता रहेगा। इसी तरह हम आपको और मेहमानों से भी मिलवाते रहेंगे, तुर्की से आपको और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए बराने रहमत। जलाल, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ तशरीफ़ लाने का। हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, पाकिस्तान में भी मिलेंगे और तुर्की में भी मिलेंगे। आप देखते रहिए बराने रहमत, आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ पर। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ।